हेलो फ्रेंड्स, तो आज का हम अपना एंटी एस्टमेटिक ड्रग्स का जो सेकंड पार्ट है उसको स्टार्ट करेंगे, जिसके अंदर हम उसके जो हमने क्लासिफिकेशन किया था ड्रग्स का, उसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के बारे में जो है पूरा बात करेंगे। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। तो इस लेक्चर में हम सबसे पहले जो पहली हमारी फर्स्ट क्लास की ड्रग आती है एंटी एस्टमेटिक ड्रग्स में, वो हमारी होती है ब्रांकियोडायलेटर। आपने पिछली क्लास में देखा था। तो उस ब्रांकियोडायलेटर में 3 टाइप्स की ड्रग्स आती हैं, ठीक है, जिसमें हमारा पहली होती है बीटा 2 रिसेप्टर एगोनिस्ट, दूसरी होती हैं एंटी कोलिनर्जिक ड्रग्स एंड तीसरी होती हैं मिथाइलजेंथीन्स, ठीक है। तो जिसके अंदर हमारी जो पहली कैटेगरी की ड्रग है बीटा 2 रिसेप्टर एगोनिस्ट, जिसे हम कह सकते हैं बीटा 2 सिम्फेटोमिमेटिक, ठीक है, उनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन एडीआर वगैरह सब देखते हैं। तो हमारी जो बीटा 2 रिसेप्टर एगोनिस्ट होती हैं वो क्या कॉज करती हैं, वो रिलैक्सेशन कॉज करती हैं ऑफ ब्रोंकाइल स्मूथ मसल, ठीक है। हमारी ब्रोंकाई की स्मूथ मसल होती है उसका जो है ये रिलैक्सेशन जो है वो कॉज करती हैं। आप देख रहे हैं रिलैक्सेशन ऑफ ब्रोंकाई स्मूथ मसल का, ठीक है। अब इसके एग्जांपल कौन कौन से होते हैं, तो एग्जांपल में जो हमारे लेते हैं ये सिलेक्टिव बीटा 2 रिसेप्टर एगोनिस्ट होते हैं, ठीक है, जैसे हमारा साल्बुटामॉल हो गया एंड टर्बुटालाइन हो गया, ठीक है। ये दो इसके एग्जांपल्स हो गए। अब इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखते हैं, ये किस टाइप से ये वर्क करते हैं, ठीक है। तो अब इसका हम देखते हैं मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। तो हमें जो बीटा 2 रिसेप्टर एगोनिस्ट होती हैं, ठीक है, वो जब हम अंदर लेते हैं, ठीक है, ब्लड में जाती है, उसके बाद जो है वो कहाँ पे एक्ट करेगी, ठीक है। तो वो जो है वो बीटा 2 रिसेप्टर जो हमारे होते हैं बीटा 2 रिसेप्टर, ठीक है, वो ब्रोंकाइल जो हमारी स्मूथ मसल होती है, ब्रोंकाइल की जो स्मूथ मसल है, ठीक है, वहाँ पे जो बीटा 2 रिसेप्टर्स होते हैं वहाँ पे जाके वो बाइंड करेगा, ठीक। जब बाइंड कर लेगा तो वहाँ पे वो जानते हो क्या करेगा, वो हमारे जो एडेनाइल साइक्लेज होते हैं उनको एक्टिवेट करता है, ठीक। और जब उसके बाद जब एडेनाइल साइक्लेज एक्टिवेट होंगे तो हम जानते हैं कि जब एडेनाइल साइक्लेज एक्टिवेट हो जाएगा तो क्या करेगा वो, तो वो करेगा वो जो हमारी सीएमपी होती है, साइक्लिक एएमपी जो होती है, उसका प्रोडक्शन बढ़ा देती है, इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ सीएमपी। वो भी कैसे बढ़ाती है, एटीपी से साइक्लिक एएमपी में कन्वर्ट करके, ठीक है, इससे ये बढ़ता है, ठीक है। एंड जब वो हमारी साइक्लिक एएमपी की प्रोडक्शन इंक्रीज़ होगा तो वहाँ पे जो प्रोटीन काइनेजेस होंगी वो एक्टिवेट हो जाएंगी। और जब प्रोटीन काइनेजेस एक्टिवेट होंगे तो क्या होगा वहाँ पे, तो इनहिबिट द तब वहाँ पे होगा इनहिबिट द फास्फोराइलेशन ऑफ मायोसिन। ये इंपॉर्टेंट बात है, फास्फोराइलेशन ऑफ मायोसिन, ठीक है। वहाँ पे जो मायोसिन हमारी सेल्स होती हैं, हमने पढ़ा था कि मायोसिन जो होती है उनका फास्फोराइलेशन होता है, फिर वो एक्टिन से डायरेक्ट करती हैं और कॉन्ट्रैक्शन को कॉज करती हैं, ठीक है। तो वहाँ पे वही हो, जो मायोसिन हमारी सेल्स होती हैं उनके फास्फोराइलेशन को ये इनहिबिट कर देता है, ठीक। और दूसरा काम क्या करता है, ये इंट्रासेलुलर कैल्शियम की कंसनट्रेशन को डिक्रीज़ कर देता है, ठीक है। जो हमारा इंट्रासेलुलर कैल्शियम की कंसनट्रेशन होगी उसको डिक्रीज़ कर देगा, जिससे क्या होगा, जिससे कि हमारी जो मसल होगी उसमें रिलैक्सेशन बढ़ जाएगा, मतलब कि रिलैक्सेशन जो है वो कॉज हो जाएगा। जब रिलैक्सेशन कॉज होगा तो इसी को बोलते हैं कि ब्रोंकिया जो है वो डायलेट हो गया। अब इसका देखते हैं कॉन्ट्रा इंडिकेशन क्या होता है, ठीक। तो सबसे इम्पॉर्टेंट है कॉन्ट्रा इंडिकेशन क्या है, ठीक। ये रहा हमारा कॉन्ट्रा इंडिकेशन। तो कॉन्ट्रा इंडिकेशन क्या हो सकता है, जैसे कि हमारी हो गई हाइपरथायरॉयडिज्म, मतलब कि जब हाइपरथायरॉयडिज्म होगा तब ब्रोंकियोडायलेटर हम नहीं ले सकते हैं। कार्डियक डिसीज़ अगर जो किसी भी पेशेंट को, तो नहीं उसे लेना चाहिए। अगर जो प्रेगनेंसी के दौरान इसे नहीं लेना चाहिए। एंड कोई भी डायबिटिक पेशेंट है तो उसको ये नहीं लेना चाहिए। अब इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं, साइड इफ़ेक्ट्स बहुत ही कॉमन होते हैं जो होते हैं, ठीक है। जैसे हमारे साइड इफ़ेक्ट क्या हो गया, नोज़िया हो गई, वोमिटिंग हो गई, एनोरेक्सिया हो गया, ठीक है, हेडेक हो गया, मसल ट्रेमर्स हो गए, ठीक है, एंड पाल्मिटेशन हो गया, ठीक है, इसके साइड इफ़ेक्ट्स हो जाते हैं। अब हम इसके बात करते हैं फार्माकोकाइनेटिक प्रॉपर्टी के बारे में, ठीक है। तो फार्माकोकाइनेटिक प्रॉपर्टी क्या है, फार्माकोकाइनेटिक प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, जैसे कि उसका पीक प्लाज्मा कंसंट्रेशन कितना टाइम है, ठीक है। तो पीक प्लाज्मा कंसंट्रेशन में वो 2 से 3 आवर लेता है, ठीक है। और उसकी प्लाज्मा हाफ लाइफ क्या होती है, तो प्लाज्मा हाफ लाइफ 2 से 7 घंटे की, इस क्लास की जो ड्रग है उनका लगभग ऐसा ही होता है, ठीक है, 2 से 7 घंटे की उनकी प्लाज्मा हाफ लाइफ होती है। और ये ज़्यादातर एक्सक्रीट होते हैं यूरिन से और फीसेज के थ्रू ये एक्सक्रीट आउट होते हैं। और मेटाबोलाइज कहाँ पे होते हैं, वो होते हैं लीवर में, ठीक। अब हम देखेंगे जो हमारी सेकंड क्लास है मिथाइलजेंथीन, ठीक है, उनके बारे में क्या होता है। तो मिथाइलजेंथीन जो हमारी सेकंड क्लास होती हैं उनके एग्जाम्पल्स कौन कौन से होते हैं, तो उनके एग्जाम्पल आप ले सकते हैं, जैसे थियोफाइलिन हो गया, हमारा डेरीफाइलिन हो गया, एमिनोफाइलिन हो गया, कैफीन हो गया, ठीक है। तो ये सारे जो हैं इनसे इनके
एग्जाम्पल्स होते हैं। ठीक है, अब इनका हम देखते हैं मैकेनिज्म कैसे ये एक्ट करते हैं। ठीक, तो ये भी वैसी उसी तरह एक्ट करते हैं। जो हमारी मिथाइल जेंथीन्स होती हैं वो क्या करती हैं, वो जब हमारे अंदर जाएंगी, ब्लड में जाएंगी, तो वो अपना जब एक्ट के दिखाती हैं, अभी हमने ऊपर देखा था। ठीक, तो वो जो हमारे साइक्लिक एएमपी बनता है ना, अब वो साइक्लिक एएमपी फर्दर कन्वर्ट होता है एएमपी में। ठीक है, यहाँ पे देखो हमने बताया है कि साइक्लिक एएमपी जो है, जो हमने वहाँ पे देखा था कि एटीपी के थ्रू जो है हमारा साइक्लिक एएमपी बना। ठीक है, अब साइक्लिक एएमपी से जो बनता है एएमपी बनता है। ठीक है, और वहाँ पे एक एंजाइम होता है पीडीई, जिसे हम बोलते हैं फास्फोडाइस्ट्रेज एंजाइम। ठीक, बहुत ही मेन एंजाइम होता है जो कि कन्वर्ट करता है साइक्लिक एएमपी को साइक्लिक एएमपी में। ठीक है, तो ये मिथाइल जेंथीन्स जो होती हैं उसी एंजाइम को इनहिबिट कर देती हैं, मतलब कि उसी एंजाइम को इनहिबिट कर देंगे, ब्लॉक कर देंगे। ठीक है, जिससे क्या होगा कि साइक्लिक एएमपी के से जो है एएमपी नहीं बनेगा। मतलब कि क्या होगा कि जब हम ये है हमारा फास्फोडाइस्ट्रेज को इनहिबिट कर देगा। ठीक है, मिथाइल जेंथीन्स, तो जो हमारी एएमपी से एएमपी साइक्लिक एएमपी से जो एएमपी बन रहा था, तो वो जब ब्लॉक हो जाएगा तो वहाँ पे एएमपी के साइक्लिक एएमपी के कंसनट्रेशन जो है वो बढ़ जाएगी। जैसे कि यहाँ पे दिखाया गया है, साइक्लिक एएमपी कंसनट्रेशन बढ़ेगी। और क्या होगा, और वहाँ पे कैल्शियम आयन की कंसनट्रेशन जो है उसमें भी चेंजेस होंगे। ठीक, जो कि क्या कॉज करेगा, जो कॉज करेगा हमारा ब्रोंकियोडायलेटर है, वेसोडायलेशन एंड कार्डियक स्टिमुलेशन है। ठीक है, ये सारे एक्शन वो दिखाएगा। और इसके भी कॉन्ट्रा इंडिकेशंस क्या है देख लो। ठीक, कॉन्ट्रा इंडिकेशन क्या हो गया, हाइपर सेंसिटिविटी में नहीं लेना चाहिए। अगर जो हमारी कोई हिपैटिक डिजीज़ है, हिपैटिक डिजीज में लेना चाहिए, लीवर की बीमारी जो होती है ना उसमें हो समझ तो नहीं लेना चाहिए। डायबिटिक पेशेंट को नहीं लेना चाहिए। एंड हाइपरथायराइडिज्म में भी ये ब्रोंकोडायलेटर्स मिथाइल जेंथीन जो हैं ये नहीं लेते हैं। ठीक, और इसके साइड इफ़ेक्ट देख लो क्या होते हैं। तो साइड इफ़ेक्ट में ज़्यादा कोई नहीं है, बस थोड़ा सा है। जब हमारा इंसोम्निया हो गया, पाल्पिटेशन हो गया, एंड बिटर टेस्ट हो सकता है, और नोजिया हो सकता है, वोमिटिंग है, एंड जीआई डिस्टर्बेंस भी हो सकता है। ठीक है, ये इतने ज़्यादा वैसे नहीं है। ठीक है, और फिर हमारा आता है ड्रग एक्शन, ड्रग इंटरैक्शन। ठीक, किसके साथ हम इनको दे सकते हैं, जैसे हमारा हो गया सिमेटिडीन है। ठीक है, प्रोपेनोलॉल है, ये हमारा H2 एंटागोनिस्ट हो गया सिमेटिडीन। दूसरा हमारा हो गया ये प्रोपेनोलॉल बीटा हो गया, बीटा एंटागोन क्या बोलते हैं। ठीक है, दूसरा हमारा इथ्रोमाइसिन एंटीबायोटिक होती हैं। ठीक है, और इथ्रोमाइसिन में जो है इंक्रीज द एक्शन ऑफ एमिनोफाइलिन, ये जो है इंक्रीज करता है एमिनोफाइलिन के जो है उसके एक्शन को। ठीक है, उसके साथ भी देते हैं। हमारी थर्ड क्लास की ड्रग आती है जो कि हमारी है एंटीकोलिनर्जिक ड्रग। ये ब्रोंकियोडायलेटर की थर्ड क्लास है, सब क्लास है। ठीक है, तो ये है, इसमें हमारा आता है इप्राट्रोपियम ब्रोमाइड और दूसरा आता है टियोट्रोपियम ब्रोमाइड। ठीक, ये बहुत ही मेन टाइप की ड्रग्स होती हैं जो कि हम इसमें देते हैं। तो इसका भी ये मैकेनिज्म देखते हैं क्या होता है। इसका मैकेनिज्म कुछ नहीं है कि जो हमारी एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स होती हैं, ठीक है, वो क्या करती हैं, वो ब्लॉक करती हैं M3 मस्करेनिक रिसेप्टर जो होते हैं। ठीक है, उनको ब्लॉक कर देती हैं। ठीक, अब वो रिसेप्टर कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, वो रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं ब्रोंकियल मसल पे। ठीक, वो होते हैं ब्रोंकियल मसल पे, और उसको जो वो ब्लॉक कर देंगी। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि इनहिबिट द कन्वर्जन ऑफ PIP2 ठीक इनटू IP3। जो हमने पढ़ा था ना IP3 इंडैक पाथवे, हाँ ये वहीं वैसे ही यहाँ पे फॉलो करेगा। ठीक है, और प्लस डैक को करेगा, जिससे क्या होगा कि डिक्रीज़ होगी कंसनट्रेशन ऑफ कैल्शियम की कंसनट्रेशन, वो डिक्रीज़ कर देगा। और जब कैल्शियम की कंसनट्रेशन डिक्रीज़ होगी तो हमने देखा है कि मायोसिन वाले केस में ये क्या करते हैं कि उसकी जो है क्या बोलते हैं कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ाते हैं। जब हम करेंगे कैल्शियम की कंसनट्रेशन जब बढ़ेगी तो कॉन्ट्रैक्शन बढ़ेगा, और जब कैल्शियम कंसनट्रेशन घटेगी तो वो डायलेशन बढ़ेगा। तो ये क्या करेंगे, ये शो करेंगे अपना ब्रोंकियोडायलेटरी एक्शन, मतलब कि वो ब्रोंकियल्स को डायलेट कर देंगे। तो इसका कंबाइंड मैकेनिज्म देखते हैं कि जो हमारी तीनों क्लास की ड्रग हैं, ठीक है, उनका हम एक कंबाइंड देखेंगे कि हमको याद करने के लिए कैसे देखना चाहिए। ठीक है, तो इसके कंबाइंड मैकेनिज्म में हम देखेंगे कि पहले तो हम एक सिंपल सी प्रोसेस समझ लेते हैं। ठीक है, छोटी सी प्रोसेस में कुछ नहीं है कि जैसे कि हमने यहाँ पे देखा कि हमारा जो ACH होता है, जो हमारा ACH है, ठीक है, वो अपने रिसेप्टर M3 से बाइंड करेगा। ठीक, और वो जब बाइंड करने के बाद वो एक्टिवेट कर देगा IP3 एंड डैक पाथवे को। ठीक है, और जब ये पाथवे एक्टिवेट होगा तो उससे क्या होगा, प्रोटीन काइनेजेस जो है वो एक्टिवेट हो जाएंगी। और जब प्रोटीन काइनेजेस एक्टिवेट होंगी तो हमारा कैल्शियम का कंसनट्रेशन बढ़ेगा। अगर कैल्शियम का कंसनट्रेशन बढ़ेगा तो जो हमारा जो MLC के जो ये कॉम्प्लेक्स बनता है, ये काइनेजेस होते हैं, ये एक्टिवेट होंगे और फास्फोराइलेशन ऑफ इसका
मायोसिन का जो है वो होगा, जिससे क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्मूथ मसल होगा और हमारा अस्थमा जो है वो कॉज होगा। जब कॉन्ट्रैक्शन स्मूथ मसल तो भी अस्थमा कॉज हो जाएगा। ये हमारी एक सिंपल सी मैकेनिज्म है, इससे क्या होता है, ठीक है। अब इसी मैकेनिज्म में हम ये देखेंगे कि हमारी जो ड्रग हैं वो कैसे एक्ट कर रही हैं, ठीक है। तो हम चलो यहीं देख लेते हैं जो हमारी एंटी कोलिनर्जिक ड्रग्स होती हैं, ठीक है। अब जैसे हमने एंटी कोलिनर्जिक ड्रग्स ली, ठीक है, तब ये क्या करेंगी, ये जो हमारी एंटी कोलिनर्जिक ड्रग्स होती हैं ये N3 जो रिसेप्टर होता है वहाँ पे कंपिटिटिवली एक्ट करती हैं और उसको ब्लॉक कर देती हैं, ठीक, जिससे कि हमारा ACH है वहाँ पे बाइंड ना हो पाए। इसीलिए हमने देखा है कि ये जो ACH है बाइंड हो रहा है, तो एंटी कोलिनर्जिक ड्रग है यहाँ पे बाइंड हो जाएंगी, यहाँ पे बाइंड होकर इसे ब्लॉक कर देंगी, जिससे कि आगे का पाथवे नहीं होगा, जिससे कि हमारा अस्थमा जो कॉज हो रहा था वहाँ पे नहीं होगा, कि मेन पाथवे ये हो गया, ठीक। तो एंटी कोलिनर्जिक ड्रग यही पाथवे पूरा अपना फॉलो करेंगी, ठीक। अब इसके बाद हम देखते हैं बीटा टू एगोनिस्ट जो होती हैं वो किस टाइप से एक्ट करती हैं, ठीक है। तो बीटा 2 रिसेप्टर एगोनिस्ट क्या होते हैं, ये अपने जो हमारा इसका रिसेप्टर होता है, बीटा 2 रिसेप्टर होता है, उस पर जाके ये बाइंड करती हैं, एडेनाइल साइक्लेज जो होता है उसको एक्टिवेट करती हैं, जैसा हमने ऊपर देखा था, और वो ATP से कन्वर्ट करता है साइक्लिक AMP में, ठीक। जब साइक्लिक AMP हमारा बन गया, तो साइक्लिक AMP हमारा बनेगा, ठीक है, साइक्लिक AMP हमारा बन गया, ठीक है। अब ये फर्दर अब ये जो साइक्लिक AMP बना है, ठीक है, ये जो है निगेटिवली मतलब कि निगेटिव एक्शन दिखाता है बोल सकते हैं, या फिर ये इनहिबिट कर देता है। यहाँ पे देखो ये माइनस का साइन है, इसीलिए यहाँ पे दिखाया गया है कि जो हमारा ये मायोसिन का जो हमारा कॉम्प्लेक्स बन रहा है, जो इसका फास्फोराइलेशन हो रहा है, ठीक है, उसको ये इनहिबिट करेगा, इसीलिए यहाँ पे माइनस चिन्ह दिखाया गया है और यहाँ पे प्लस चिन्ह दिखाया गया, जो कि ये इसको बढ़ाएगा, यहाँ पे ये बंद करेगा, ठीक। तो यहाँ पे ये माइनस चिन्ह दिखा रहे हैं, मतलब कि ये भी साइक्लिक AMP बनेगा तो इस पाथवे को रोकेगा, और जब इस पाथवे को रोकेगा तो यहाँ पे जो है वो डायलेशन कॉज होगा, ठीक है, डायलेशन कॉज होगा, जिससे कि है फर्दर हमारा अस्थमा नहीं होगा, ठीक। अब ये बीटा रिसेप्टर का हो गया। अब हम देखते हैं अपना मिथाइल जेंथीन्स क्या करती हैं। तो मिथाइल जेंथीन्स ये होती हैं और इनका कुछ काम नहीं, छोटा सा काम है, ये एक एंजाइम को इनहिबिट करती हैं, ठीक। अब एंजाइम को इनहिबिट कैसे कर, अब वो एंजाइम कौन सा है, वो है फास्फोडाइस्ट्रेज एंजाइम, ठीक है। अब मिथाइल जेंथीन्स जो है ये इस एंजाइम को इनहिबिट कर देंगी। अब एंजाइम, ये जो हमारा एंजाइम है ये करता क्या है, ठीक है, तो ये करता कुछ नहीं, जो हमारी साइक्लिक AMP होती है वो कन्वर्ट होती है AMP थे थ्रू इस एंजाइम, ठीक है। ये जो एंजाइम है, इस एंजाइम की प्रेजेंस में जो साइक्लिक AMP हैं इसमें कन्वर्ट हो जाती हैं, ठीक है, जिससे कि इसका जो है इसका कंसंट्रेशन जो होगा, ठीक है, वो कम पड़ जाएगा और जो है हमारा AMP बन जाएगा, इससे कि हमारा है डायलेशन कॉन्ट्रैक्शन होता है, ठीक। लेकिन अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ये होगा कि ये एंजाइम जो है इसको इनहिबिट कर देगा, इसको एंजाइम को इनहिबिट कर देगा मिथाइल जेंथीन, जिससे कि ये कन्वर्जन नहीं होगा और साइक्लिक AMP की जो कंसंट्रेशन है वो बढ़ेगी। जब ये बढ़ेगी तो ये अपना निगेटिव इफेक्ट दिखाएगा यहाँ पे, जब हमारा मायोसिन का वो कॉम्प्लेक्स बना था, ठीक है, जब मायोसिन कॉम्प्लेक्स से निगेटिव इफेक्ट दिखाएगा तो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगा, और जब कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगा तो अस्थमा हमारा नहीं होगा, ठीक। ये हो गए इसके कंबाइंड मैकेनिज्म। तो इसके अगले पार्ट में जो बाकी सारे मैकेनिज्म बने हैं उसको हम देखेंगे, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू।